दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स टॉक में। आज मैं ज़ीरो बहुत ही खूबसूरत शहर से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ और आज के मेरे मेहमान हैं अनिया लिगंग जी। अनिया जी एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं फ्रॉम द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेड्जिफेमा, कोहिमा, नागालैंड से। आजकल अनिया जी फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर ज़ीरो में जुड़ी हुई हैं एज ए पेरिपोटेटिक ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में। बहुत ही कम उम्र में अनिया जी गाने लगी थी और एज ए रेडियो आर्टिस्ट आपने ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि she was lead female singer at Maiden Apatani music audio album Poppy Sarmi। आइए अनिया जी का स्वागत करते हैं लेट्स टॉक में। अनिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक में। थैंक यू। वेरी रिसेंटली हाल ही में आपको पुरस्कृत किया गया था। यू हैव बीन अवॉर्डेड in the International Women's Day celebration in ईटानगर और आपको ये जो पुरस्कार मिला था वो आर्ट एंड कल्चर के जो फील्ड में जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए आपको ये पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही बड़ी सम्मान की बात होती है। हाउ वाज द फीलिंग जब आपको ये पुरस्कार मिल रहा था, जब आपका नाम अनाउंसमेंट हो रहा था, कैसा लग रहा था आपको? जब मुझे पुरस्कार के लिए अनाउंस किया गया था, मतलब मेरा इतना खुश हुआ कि अरे देखिए हम लोग इतना बचपन से ये आर्ट एंड कल्चर फील्ड में है तो ऐसा मतलब स्टेट लेवल में एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना तो मेरे लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात थी और बहुत खुश हुआ मैं। वहाँ तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी मुझे कभी मिलेगा करके। देन वैसे तो यहाँ हमारा पॉपी सरमी सोसाइटी से भी एक बार मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। तो मतलब स्टेट लेवल में पहली बार ऐसे मतलब रिकॉग्नाइजेशन बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जी, बहुत खुशी का माहौल बहुत था। खुशी जी, परिवार में सब बहुत खुश थे। यस यस यस। ओके, ग्रेट। आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से। थैंक यू जी। जो पुरस्कार है, जो रिकॉग्निशन है, जो नाम है, जो शोहरत है और जो लोगों का प्यार है, ये आपको बहुत कम उम्र से ही मिलने लगा क्योंकि आप बहुत कम उम्र में ही आप परफॉर्म करने लगी, आप गाने लगी। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर से भी जुड़ी रहीं। उन दिनों जब आपने ये गाने का संगीत आपने जब शुरू किया होगा, उन दिनों इतने सारे गैजेट्स तो हुआ नहीं करते थे। मेरे ख्याल से जो गीत सुनने का माध्यम था वो सिर्फ एक रेडियो ही था। गाने का और ये जो सिलसिला है ये कब शुरू हुआ, किस उम्र में शुरू हुआ, ज़रा आप इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा बचपन तो मोस्टली मेरा प्राइमरी सेक्शन जो है दापरुजो में, अपर सुबनसिरी में। मेरा दीदी का पोस्टिंग वहाँ हुआ। जब दीदी के साथ में चली गई वहाँ बाजार स्कूल करके हुआ करता था दापरुजो में, वहीं से मैंने प्राइमरी स्कूल किया है। तो वहाँ पे एक्चुअली उस समय मैं ज़्यादा गाती नहीं थी, मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट थी वहाँ पे। तो जब ये 26 जनवरी नेशनल फेस्टिवल, 26 जनवरी 15 अगस्त होता था तो पीटी जब होता था ना उस समय पीटी डिस्प्ले, तो पीटी को मैं लीड करती थी वहाँ के कैप्टन। एंड स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी, मुझे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, झुकाव आपका स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था। यस यस यस। और जब स्कूल वीक होता था तो हाउस कैप्टन मतलब मुझे जिस हाउस में मैं होती थी तो मतलब बहुत सारा उनके लिए मैं कंट्रीब्यूट प्राइज जीत के कर देते थे, पॉइंट्स ज़्यादा होता था तो हमारा हाउस हमेशा जीतता था। उस हाउस की शान हुआ करती थी। हाँ सो तो से तो मैं प्राइमरी स्कूल के समय कुछ एक फंक्शन था तो वहाँ मैंने एक गाना गाया। तो मैं खुद को पता नहीं था कि
मतलब कौन सा आवाज अच्छा है कौन सा नहीं। मैं सोचती थी कि हर कोई गा सकता है, कोई मतलब किसी को अलग से गाने का टैलेंट गॉड दिया हुआ है ऐसा करके मुझे पता नहीं होता था। तो गाना खत्म होने के बाद सबने मुझे बोला कि अरे इतना अच्छा तुम गाता है करके। तो अरे ये तो हर कोई गा सकता है, उसमें क्या कौन सा मतलब बात है करके। तो इवन टीचर लोग ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैं सोचा अरे गाने वालों का कुछ अलग ही शायद होता होगा करके, कला होता होगा करके। तो प्राइमरी लेवल से मैंने गाया, बट देन इतना पॉपुलर तो नहीं था उसमें। देन उसमें आई थिंक स्पोर्ट्स के अलावा मेरा कल्चर प्रोग्राम डांस उसमें भी इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे ऐसा करके फिर मैं यहाँ पे वहाँ से क्लास 7 पास करके जीरो स्कूल में, हमारा भी जो दानी कुया हायर सेकेंडरी स्कूल है, तब वहाँ पे आया। वहाँ पे भी 2 साल। तो उस समय भी जब नेशनल फेस्टिवल होता है देन हमारा पेट्रोटिक सॉन्ग होता था। तो आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है, पेट्रोटिक सॉन्ग को प्ले किया जाता है। तो हाँ लाइव गाते हुए मैंने बहुत कम ही सुना है आजकल स्कूल्स में। हाँ तो हम लोग वहाँ पे ग्रुप में जब पेट्रोटिक सॉन्ग गाता था तो सब लोग बोलते थे तुम लीड करो ऐसा करके। तो ऐसे करके गया। फिर तो देखा जाए तो स्कूल से ही ये शुरुआत हुआ सिलसिला गाने का। और गाने के ऊपर फिर आप और काम करती गई, फिर एक आपने मुकाम हासिल किया। तो मेरा अगला सवाल इनफैक्ट यही था कि 1991 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, क्योंकि यू मेड योर मार्क एज ए लीड फीमेल सिंगर। और जो कि आप बता रही थी अपतानी म्यूज़िक ऑडियो एल्बम पोपी शर्मी का वहाँ जन्म हुआ, उस वक्त ये शुरुआत हुआ। और ये जो एल्बम है इसने सिर्फ आपको ही पॉपुलर नहीं किया, अपतानी म्यूज़िक को ही पॉपुलर नहीं किया, बल्कि बाकी जो ट्राइब्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंस्पायर किया कि ऑडियो एल्बम बनाया जा सकता है। तो एक तरह से अरुणाचल के जो ऑडियो, आजकल तो वीडियो है, तो एक म्यूज़िक में जो एक चेंज आया था, एक जो बदलाव आया था, वो 1991 आपका जो मेडन जो एक एल्बम था पॉपी शर्मी के अंदर उससे शुरू हुआ था। तो वो जो समय था, वो जो लम्हा था, एक्साइटिंग था, मेमोरेबल था। 1991 टर्निंग पॉइंट पॉपी शर्मी एज अ म्यूज़िक एल्बम, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि पॉपी शर्मी एल्बम से पहले ऑल इंडिया रेडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया जी। तो ऑल इंडिया रेडियो में जब मुझे बोला गया कि आप कोई गाना गाओ इस पे, तो उस समय मेरा हस्बैंड, शादी तो नहीं हुआ था बट हम लोग एक दूसरे को जानते थे, बिकॉज वो तो बहुत पहले से, बहुत आगे से ही म्यूज़िक फील्ड में थे जी। तो उनको काफ़ी म्यूज़िक का आइडिया था जी। तो गाना वाना म्यूज़िक बनाना ये सो उन्होंने मुझे ये किया, बताया जी। तो ऑल इंडिया रेडियो में मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग हुआ। तो इसके बाद फिर पॉपी शर्मी में हम लोग रिकॉर्डिंग किया। तो पॉपी शर्मी में जब रिकॉर्डिंग किया, वो तो हमारे लिए पहली बार था कैसा करके रिकॉर्डिंग होता है। और उस समय हम लोग सारा ग्रुप, जैसे कि 15 सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन एक साथ यहाँ से गया गुवाहाटी। उस वक्त तो हमारा ईटानगर में कोई भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था, अभी तो बहुत सारा आ गया जी। तो सारे के सारे हम लोग वहाँ पे गुवाहाटी गए। तो उस समय ऐसा होता था कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया, उस समय एक बार अगर हम लोग मिस्टेक करेगा फिर रिपीट करना पड़ता था। हाँ। अभी तो जहाँ मिस्टेक होता है वहाँ कट करके फिर आप उसको रीटेक कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। सारा का सारा अगर हम लोग गाते गाते बीच में कहीं मिस्टेक हो गया फिर से उसको सारा गाना को फिर से गाना पड़ता था। तो परफेक्ट टेक लेना बहुत जरूरी होता था। हाँ। राइट। वो कौन सा गीत था? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप 2 लाइन हम सबके लिए वो गा के सुनाना चाहें तो। हाँ, उसमें एक गाना है जी। ngunuka cilaku maneka ado hoka dunia jime anya netika hempio aloso happy new year बिलके ngunuka cilaku maneka, मतलब जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जो बाहर में है हमारा फ्रेंड लोग, उसके लिए हम हैप्पी न्यू ईयर विश भेज रहे हैं करके गाने। ऐसे ये मतलब था उस गाने का।
दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट। लवली लवली, बहुत खूब बहुत खूब। जी तो अनिया जी, मैं ये कह रहा था 1991 में जो एक पप्पी सरमी जो एक एल्बम निकला था, उसमें आपने जो गीत गाए थे बहुत पॉपुलर हुआ, और जैसे मैं कह रहा था म्यूज़िक इंडस्ट्री को ही एक अलग लेवल में आप लोग लेकर आ गए थे अरुणाचल में, और फिर बाकी जो अरुणाचल के जनजाति हैं, बाकी जो अरुणाचल के ट्राइब्स हैं, उन लोगों ने भी गाना शुरू किया और ऑडियो एल्बम वो भी बनाने लगे, और आज तो हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग गाना और नाच को हम लोग आगे दिखा रहे हैं और हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसी दौरान आप ने एक डुएट सॉन्ग भी गाया, निम कने हिंदू निम, विथ अपतनी लेजेंडरी मेल सिंगर हागे तादे। तो ये जो डुएट सॉन्ग था, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे हुआ ये गीत, आप लोगों ने कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा, और थोड़ा सा अगर इसका आप मुझे मीनिंग बता सकें, निम कने हिंदू निम जी। मैं खुद को बहुत सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि इतना सीनियर आर्टिस्ट हमारा अभी जो लेजेंडरी सिंगर हागे तादे के साथ मुझे गाने का मौका मिला। ये ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में हम लोग रिकॉर्डिंग किया था ये गाना। तो इस गाने में ऐसे है कि निम कने हिंदू निमिंगो चिन सुकुमा, आपको मैं कितना चाहती हूँ, आपको मैं कितना प्यार करती हूँ, मैं खुद को भी पता नहीं है, ऐसे करके है ये मीनिंग। बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, और उस जमाने में वन ऑफ द हिटेस्ट सॉन्ग आप कह सकते हैं ये गाना को। आज अगर इस गाने को कोई अगर YouTube में अगर सर्च करता है, तो क्या YouTube में है ये गाना? है, ये गाना है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ये जान के मुझे खुशी हुई, और इनफैक्ट ये बहुत गर्व की बात है। सिर्फ अपतानी प्लेटू या अपतानी जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, पूरे अरुणाचल के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपको निक नेम दिया गया था लता मंगेशकर ऑफ अपतानी प्लेट्यू, राइट? सो क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, ऑलमोस्ट लास्ट 3 डेकेड्स आप आर्ट एंड कल्चर में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, और जो जिस तरह से आपने गाने का जो सिलसिला आपने शुरू किया था, और उसके चलते आपको ये लता मंगेशकर ऑफ अपतानी प्लेट्यू का भी एक निक नेम दिया गया था। तो गर्व महसूस करती हैं आप? ऑफ कोर्स, वो तो गर्व तो डेफिनेटली महसूस करती हूँ, बट देन लता मंगेशकर जी मेरा फेवरेट है। मैं हिंदी अगर गाती हूँ तो उनकी ही ज़्यादा गाना गाती हूँ। तो लता मंगेशकर के सामने तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट सुनने वालों का वो अलग अलग अपना है। कोई कहते हैं कि मेरा बॉयज़ ये आशा भोसले जी से मिलते हैं, कोई कहते हैं लता जैसे, बट देन मेरा अपना अपना वॉइस है। लता मंगेशकर जी के या आशा भोसले के जी के सामने में तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। जी जी, वो अपने आप में एक लेजेंड है। और लेकिन अगर हम ज़ीरो की बात करें या हम किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो अरुणाचल में भी काफ़ी ट्राइब्स हैं, काफ़ी सब ट्राइब्स हैं, और सभी जगह से बहुत अच्छे अच्छे गीतकार निकले हैं। तो एक गीतकार आप भी इस खूबसूरत वैली से निकले हैं, तो ये अच्छा लगता है सुन के, और मेरे ख्याल से बहुत ही गर्व की बात है। और शायद आपके फैमिली बहुत प्राउड करते होंगे जब आपका नाम इस तरह से लिया जाता है, राइट? जी, शायद। जी जी। लिगंग ताचंग जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो एक पायनियर हुआ करते थे जहां हम म्यूज़िक की बात करें, और उन्होंने उस वक्त म्यूज़िक को समझा, उस वक्त म्यूज़िक को उन्होंने जाना जब शायद हम इतना म्यूज़िक के बारे में नहीं जानते थे, या हमारा इतना नॉलेज नहीं था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमारे यादों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और एक ऐसा एक माध्यम है जो उन लोगों को भी हमारे बीच रखता है। लिगंग ताचंग जी अपने आप में एक महान हस्ती, महान कैरेक्टर, और वहीं आप एक उभरती हुई कलाकार, और दोनों ही अपतानी वैली से। तो किसने किसको फॉलो किया? आपने लिगंग जी को फॉलो किया या लिगंग जी ने आपको फॉलो किया? आप लोग एक प्लेटफॉर्म में कैसे आए? नहीं, फॉलो तो वो तो बहुत पहले से है। वो शायद हमारे
एज गैप जो है 10 साल का है। तो पहले से म्यूज़िक में था जी। तो उससे शादी होने के बाद, शादी से पहले ही हम जब एक दूसरे से मिले थे तब से हम लोग म्यूज़िक में एक साथ थे। तो ब्रेकअप उन्होंने ही मुझे दिया है। हाँ, उन्होंने इनकरेज किया कि तुम गा सकती हो, गाओ करके। तो ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने उनके सपोर्ट से ही मैं मुझे गाने का मौका मिला। तो पोलो तो मैंने उन्हें किया। हाँ जी। ओके। और काफ़ी अच्छा एक कोलैबोरेशन था आप दोनों के बीच में, काफ़ी अच्छा एक तालमेल था आप दोनों के बीच में। हाँ, क्योंकि उनको भी म्यूजिक का बहुत शौक था और मुझे भी बहुत शौक था। तो घर में जब हम लोग साथ होते थे तो कभी कभार ऐसे बोर होने से तो वो कहा करते थे तुम ये गाना मेरे लिए सुना दो करके। उसका एक फेवरेट गाना है, मैं उनके लिए हमेशा गाती थी। तो या तो उसको गिटार भी बजाना आता था, तो वो गिटार लेके बैठ जाते थे, फिर मैं गाती थी। तो कभी कभी हम दोनों का एक फेवरेट डुएट भी था, हिंदी डुएट, तो उसको हम दोनों कभी कभी पार्टी में गाते थे। लोग कहते थे कि वाह तुम दोनों का मतलब जो पार्टनरशिप कितना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है करके ऐसे कहा करते थे। फिर बच्चे हुए, बच्चे लोग भी बड़े हुए तो उन लोगों को भी म्यूजिक पसंद था। फिर हम लोग मतलब माँ बाप बेटी मिलके, बेटा मिलके सब हम लोग कभी कभी बैठ के साथ में गाया करता था। तो लगे हाथ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लेगांग तचंग जी का जो फेवरेट सॉन्ग अगर आप हम लोगों को सुनाना चाहें। मेरे ख्याल से ये एक ट्रिब्यूट होगा लेगांग जी को, जो इतना म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे और जैसे कि आपने बताया उन्होंने आपको पूरा साथ दिया, आपको उन्होंने एनकरेज किया कि आपको गाना चाहिए। तो क्या हम वो फेवरेट सॉन्ग लेगांग जी का आपसे सुन सकते हैं? ये गाना लता जी का बहुत टफ सॉन्ग है, बट देन आई डोंट थिंक मतलब मैं इतना निभा पाऊंगी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जी जी। रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया रसिक बलमा। Carry on. जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, नेहा लगा के हारी हो नेहा लगा के हारी, तरफों में गम की मारी रसिक बलमा। लवली, बहुत खूब। ये गाना मैंने बहुत दिनों बाद सुना है और आपसे सुन के बिल्कुल मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। So it's a tribute to लेगांग जी। Thank you so much for singing for all of us. दोस्तों, मैं आनिया लेगांग जी से बात कर रहा हूँ और आनिया लेगांग जी एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुकी हैं नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर दीमापुर नागालैंड फ्रॉम 2013 to 2015। आप सोशल एंड कल्चर सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं तन्य सुपू दुकू TSD, जो कि एपेक्स बॉडी ऑफ अपतानी है। प्रेजेंटली आनिया जी जनरल सेक्रेटरी हैं आवाज़ की। आवाज़ का जो पूरा मीनिंग है वो है अपतानी वुमेंस एसोसिएशन ऑफ ज़ीरो। आनिया जी, ज़रा आवाज़ के बारे में बताइए, क्या इनिशिएटिव आप लोग लेते हैं, क्या करते हैं इस NGO में, इस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में? आवाज़ का मेन जो हमारा ये है स्लोगन है जी, वन वॉइस फॉर कॉमन कॉज। ओके। तो हम इसके तहत जैसे मेनली वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट और वेलफेयर के लिए करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे
कभी कभी हम साल में एक बार हेल्थ कैंप्स चलाते हैं। देन यहाँ क्लीन जीरो का मिशन में हम लोग पार्ट लेते हैं। तो लास्ट टाइम ये 2023 फरवरी से लेके मार्च तक हमने पूरा होल मंथ ऑलमोस्ट 1 मंथ हम बस्ती बस्ती जाके क्लीनिनेस का अवेयरनेस और ये सेग्रीगेशन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन का हमने पूरा अवेयरनेस कैंप किया। देन यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी में किसी का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मोलेस्टेशन केस आता है या रेप केस आता है, वो सब में हम लोग एक्टिवली हमारे ऊपर ही सोसाइटी भरोसा करते हैं। ये सब बीइंग ए वुमन आप इसको टैकल कीजिए करके हमारे पास ऐसा केसेस भी आते हैं बहुत सारे। और जैसे यहाँ पे पहले वुमन पुलिस स्टेशन नहीं था, तो आवाज़ के इनिशिएशन के बाद ही वुमन पुलिस स्टेशन अभी इनाग्रेशन करके शायद 3 साल हो चुके हैं। एंड यहाँ का जो लोकल MLA विधायक है उन्होंने बहुत साथ दिया ये वुमेन पुलिस स्टेशन लाने में। एंड इस तरह का हमारा सोशल एक्टिविटीज़ बहुत कुछ है। जैसे हर साल यहाँ पे क्लीन क्लियर रिवर होता है, तो वो सब में पार्टिसिपेट करना। तो आवाज़ में रह के हम यहाँ पे जो हमारा ये वुमेन रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सब में बहुत सीखा भी है हमने। तो मेरा ये लास्ट नवंबर को मेरा जस्ट 1 साल हुआ। 3 साल का टेन्योर है और आने वाला दिन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं करके, कौन से मुद्दे उठा सकते हैं हाँ जी, कितना आप हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लगभग कितना पुराना है ये आवाज़? 2015 को फॉर्म किया था। अच्छा, 2015। आई एम द 3rd जनरल सेक्रेटरी। 3 साल का टेन्योर होता है एक कैबिनेट का, तो आई एम द 3rd वन। ओके। और लगभग कितने मेंबर्स होंगे आवाज़ में? आवाज़ में वैसे कहा जाए तो छोटा से लेके छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी तक सारा आवाज़ ही है। पता नहीं वुमेन एसोसिएशन सब आवाज़ के ही मेंबर है। लेकिन उसमें अभी तक जो हमारे यहाँ 4000 से ज़्यादा मेंबरशिप ले चुके हैं। अच्छा, तो मेंबरशिप का कुछ फीस होता है? हाँ, मेंबरशिप का कुछ फीस होता है। 300 है मिनिमम। देन अपने ऊपर है, अगर 300 से भी ज़्यादा अगर दे सकते हैं तो 500-600,000 भी दे सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, बट मिनिमम इज 300 एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन फी है। और ऐसा नहीं है कि जो मेंबर नहीं लिया उनको हम लोग देखते नहीं है, चाहे वो मेंबर हो मेंबर नहीं हो, तो उनका कुछ अगर प्रॉब्लम होता है डेफिनेटली वी टेक अप। ओके, तो कहने का मतलब है आवाज़ ने एक चेंज सोसाइटी में लाया है। ऑफ कोर्स, अभी आवाज़ आने के बाद तो मतलब कभी पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर वुमेन रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम कहाँ बताएं, किसको बताएं, ऐसा होता था। तो आजकल कम से कम पेरेंट्स लोग भी उनको भी पता है कि अगर कुछ वुमेन रिलेटेड चाइल्ड रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में तो हम आवाज़ के साथ, हाँ, आवाज़ के पास जा सकते हैं। हाँ जी, तो आवाज़ को सबसे पहले याद करते हैं, अरे आवाज़ है, आवाज़ ये मुद्दा को उठा सकता है, ऐसा करके हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट है। ओके, तो आवाज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपतनी सोसाइटी को है। ओके, और मैं तो ये देखता हूँ कि जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलरली ज़ीरो हापोली जो शहर है और उसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं उसमें औरतों का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। अपतनी जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी फोर फ्रंट में हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं और बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं इकोनॉमी को। हाँ, ऑफ कोर्स, हमारा अपतनी वुमेन्स जो बहुत हार्ड वर्किंग है जी। तो घर में सुबह से लेके जैसे कि जब सारा फैमिली को संभालना, खेती बाड़ी, मैक्सिमम औरतों का ही कंट्रीब्यूशंस है। तो जब ट्रांसप्लांटिंग का सीजन होता है तो 3 बजे उठ के खेत चला जाता है, फिर खेती में 3, 4, 5, 6, 7 बजे 4 घंटे करने के बाद फिर 7 बजे वापस आके फिर घर में खाना पकाना, देन पिग्स को फीड करना और जो मुर्गी पालते उसको देखना और फिर फैमिली को खाना वाना खिला के फिर 8:30, 9 बजे फिर से खेती। ऐसा करके
अभी हमको ऐसा लगता है अगर ये जनरेशन खत्म होगा फिर आने वाला जनरेशन का क्या होगा। आजकल आने वाला जनरेशन ये छोटा छोटा बच्चा लड़की लोग ये बोलते हैं कि लड़का लड़की का कंट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए करके तो क्यों हम औरतें सिर्फ क्यों काम करें, लड़का भी करना चाहिए, हस्बैंड भी करना चाहिए, ऐसा करके तो ऐसा लगता है तो एक हेल्दी डिबेट चल पड़ा है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से जियो लिप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ रहा है और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए भी एक एग्जांपल बनता है, तो मेरी शुभकामनाएं आवाज़ को। और एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं चाहूँगा कि आवाज़ और अच्छा करें आपके लीडरशिप के अंदर। और एक बात मैं बता दूँ, जैसे कि आवाज़ अभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रही है, क्योंकि पहले तो ऐसा मतलब हमारा सोसाइटी ऐसा है कि कुछ अगर इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है फैमिली में तो औरतों को कहा जाता है कि आप पीछे रहो ना, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत करो। बट देन अभी हम धीरे धीरे ये सोशल डिस्कशंस में भी, फैमिली डिस्कशंस में भी हम डिमांड कर रहे हैं कि औरतें भी पार्टिसिपेट करें, है कि नहीं। उसमें क्योंकि औरतों का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो उसमें औरतें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए करके अभी धीरे धीरे हम ला रहे हैं इसको भी। ग्रेट ग्रेट जी। अनिया जी, मैं ये कह रहा था क्योंकि बातों बातों में आपने जो मुझे कुछ बातें अपने बारे में बताएं, लिगांग जी चले गए और अनटाइमली उनका चले जाना आई एम श्योर आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक लॉस था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने घर संभाला, आपने तीनों बच्चों को संभाला और तीनों बच्चे बहुत अच्छा उन्होंने अपना पढ़ाई किया है, अपने आप को उन्होंने संभाला है। और फिर आप एक सरकारी मुलाजिम भी हैं और बहुत ही बिज़ी रहती हैं अपने जॉब में। तो ये सब कैसे आप मैनेज करती हैं एज ए सिंगल मदर, हैंडलिंग 3 young kids, then looking after your job and then you are general secretary of आवाज़ also, तो ये कैसे कर लेती हैं आप? मुश्किल तो है, बच्चों को संभालना, फिर घर संभालना, फिर अपना फैमिली सोसाइटी में इन्वॉल्व रहना, फिर सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना, फिर अपना जॉब है, तो मुश्किल तो है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहो तो, लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। आपका अगर दिल चाहेगा ना तो समय तो निकाल ही लेता है, किसी भी तरह से समय निकाल लेता है। अगर दिल नहीं चाहेगा तो लाखों बहाना है कि समय नहीं होने का, है ना। तो फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं कि समय नहीं होता है, तो लेकिन वो मैंने देखा है जहाँ वो इंटरेस्ट है उसके लिए समय निकाल ही लेता है कहीं ना कहीं से। मैं मानता हूँ इस बात को। जी, तो वैसे ही मैंने अपने बच्चों के लिए भी मैंने समय निकाला। बीइंग अ सिंगल पेरेंट्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि उसका फादर का साथ चाहिए होता है, कमी महसूस होता है। हाँ जी। और बच्चे लोग भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि काश आज मेरा दाद होते तो ये मुझे बोलते, ये मुझे देते। तो ये सिचुएशन उनके मुंह से ऐसा वर्ड में सुनना नहीं चाहती, इसीलिए मैं एवरी टाइम आई ट्राई कि वो अपना पिताजी को मिस ना करे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनके जो भी चीज़ है मैं फुलफिल करने के लिए। तो दिल में तो बहुत ही मतलब तकलीफ होता है, बट देन आई कैन नॉट शो देम कि मैं ऐसा अकेलापन महसूस करती हूँ। तो उनको जब कभी कभी मेरे बच्चे बोलते हैं कि डैड को याद आ रहा है, डैड होने से ये होना था, वो होना था, तो जो चलेगा उसको क्या याद करना है ना। तो आई एम देयर, आई एम योर फादर, आई एम योर मदर। तो अब कभी ये मत सोचो करके ना। देन सोसाइटी में भी वही है, जब काम आता है तो खुद मैंने रिस्पॉन्सिबल उठाया एक आवाज़ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते। वैसे आवाज़ का जनरल सेक्रेटरी दैट वाज नॉट माय इंटरेस्ट, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स होने के नाते मेरा बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैंने जब मुझे ये इलेक्ट किया एट दैट टाइम आई वाज नॉट इन ज़ीरो। तो या मैं फॉरेन टूर से वापस आ रही थी, तो रास्ते में मुझे मेरा फ्रेंड ने कॉल किया कि तुमको जनरल सेक्रेटरी आवाज़ के लिए सिलेक्ट किया। तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई, कैसे मैं निभा पाऊंगी, इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है।
तो मैं सोचा कि जीरो जाते ही मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी, क्योंकि दैट वाज नॉट माय इंटरेस्ट। तो मैं रेजिग्नेशन लेटर तैयार करने ही वाले थे, तो बहुत लोग सीनियर्स लोग आए, तो मुझे बोला कि वी आर देयर, यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट, तो आप इसको आगे लेके चलो, हम लोग पीछे है करके। तो उन्होंने कन्विंस किया, तो मैं सीनियर्स को मना नहीं कर पाई। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगर मैनेज कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी तो हर महीना में 2-3 बार मीटिंग तो होता ही है, आवाज़ रिलेटेड या फिर सोशल रिलेटेड होता ही है। तो उन सब के लिए टाइम निकालना भी, फिर अपना पर्सनल काम है, फिर ऑफिस का काम है, ऐसा करके समय होता ही नहीं है। तो बहुत सारा फ्रेंड्स लोग भी, तुम तो इतना बिजी रहता है, तुम्हारा पास आने के लिए भी हम लोग सोचना पड़ता है, तो समय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बट ऐसा है, खुद को बिजी रख के जिंदगी आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। हाँ, अच्छा ही लग रहा है। सब कुछ अच्छा जा रहा है। सब कुछ ठीक ही जा रहा है अभी तक, तो भगवान के दुआ से अभी तक ठीक ही जा रहा है। तो इसीलिए मैं अपना दोस्तों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप कोई चीज़ को अगर ठान ले तो वो तो हो ही जाता है। कभी समय नहीं मिल पाएगा ऐसा डिस्करेज होके नहीं रहना है। तो आप करके तो देखो, है ना, तो ऑटोमेटिकली समय निकल ही जाता है। यही खास बात होती है औरतों में, जो हम में थोड़ा कम होता है शायद, क्योंकि आप लोग बहुत ही डिटरमिन होते हैं, बहुत ही जो परसिवरेंस जो होता है आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरा होता है। और ख़ास तौर से आपकी कम्युनिटी में तो आप लोगों का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। मैं किसी भी तरह से मेल जो काउंटर पार्ट है, मैं उनको किसी भी तरह से छोटा या उनका कंट्रीब्यूशन कम है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का वुमेंस का जो एक कंट्रीब्यूशन है, जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था, मैं आनिया लीगन जी से बात कर रहा हूँ, और आप एक समाज के लिए तो काम करती है, और उनका पहचान बहुत खूबसूरत गीतों से भी जुड़ा हुआ है। और मैंने ये भी सुना है और मैंने ये पढ़ा है कि आपने लगभग 200 के करीब गीत रिकॉर्ड किया है। ये सब आपके लिखे हुए थे या कुछ किसी और के भी लिखे हुए थे, कुछ आपके भी लिखे हुए थे? लगभग 200 गीत अभी तक आपने रिकॉर्ड किया है? हाँ, अभी तक लगभग हो चुके हैं। तो गाना मैंने मुझे तो थोड़ा भी लिखना नहीं आता। बस मुझे गाना ही आता है। आपको गाना हाँ, कंपोजिशन सॉन्ग कंपोजिशन में भी मेरा इतना रोल नहीं है। तो एक दो गाना तो मैंने खुद भी कंपोज किया, बट देन उस समय जब मेरे हस्बैंड थे, बहुत सारे गाने तो उन्होंने कंपोज किया। तो अभी एक यहाँ पे बहुत टैलेंटेड एक है हमारा यहाँ पे दोगिंग ताब्यो करके, तो वो लिरिसिस्ट भी है, कंपोजर भी है। तो और एक तागे तायू करके हैं, ईटानगर में रहते हैं, वो भी अच्छा लिरिसिस्ट है। तो मैक्सिमम मेरा गाना उन दोनों का ही है। हाँ, और कंपोज तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर कंपोज बाय दोगिंग ताब्यो। आई सी, ग्रेट ग्रेट। बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन, आनिया जी, मैं चाहूँगा कि इस कन्वर्सेशन को एक खूबसूरत गीत से अगर हम आज के लिए यहाँ पे समाप्त कर सकें। अच्छा, एनी सॉन्ग ऑफ योर्स, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी आपतानी, एनी सॉन्ग। ओके, तो मैं एक मेरा अपना ही सॉन्ग है। ग्रेट। आपतानी। ओके। लोगों को समझ आए ना आए, अब म्यूजिक चाहने वालों को वो समझ में आ जाता है। जी जी। रोंगे कोते कातू कपान में कातू आमिसी काले अधोला रोंगे कोते लूर लुकान में हेंतु वहासी हेले अधोला नुनु सादोलू नोरनांचरना दिवो बोले नेन सिरेरेले नेन पुससु पकुमा लाले पेर पकुमा पुससु पकुमा लाले पेर पकुमा
Rongi konte katu kapanemi katu amisi kale adola। बहुत खूब, बहुत खूब। दो इसका ज़रा मीनिंग बताना चाहेंगे 2 लाइन में? बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल सॉन्ग था। हाँ, इमोशनल हाँ, सेंटिमेंटल इतना तो मैं आई कुड मेक आउट जी। ये रोमांटिक सॉन्ग ही है। ओके। तो लाइक ये गाना को मैं फिर से अपना हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहूँगी। आई सी, ओके। क्योंकि ये गाना जो ऐसा है कि जिसको मैंने पहली बार देखा है उसको बार बार देखने का मन करता है। Okay. जिसको मैंने पहली बार बात किया उससे बार बार बात करने का मन I करता है। see. तो शायद वो विचर गए तो बोलते हैं कि आप कहाँ चले गए, है ना, सादा नोरा ना आंचराना, आपको ढूंढ के नहीं मिल पा रहा है ना। तो पुसी सुपा कुमा लाली पेड़ पकुमा, इधर उधर मैं खोज रही हूँ आपको नहीं मिल पा रहा है। वही है। I see. मतलब वो मुझे छोड़ के चले गए उसको मैं ढूंढ रही हूँ मिल ही नहीं रहे करके। ओके। आई थिंक वो जहाँ कहीं पे भी हैं बहुत खुश होंगे और आपको आपका जो मैसेज था, जो आपने जो गीत उनके लिए लिखा है और गाया है, उनको उन तक ज़रूर पहुँचेगा। अनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें समय दिया और आपने मेरे साथ ये कन्वर्सेशन किया। और आपको ही थैंक यू मैं कहना चाहूँगी क्योंकि आपने ईटानगर से इतना दूर यहाँ आए और मेरे साथ समय निकाल के आए और मेरे बारे में लोगों को आई मीन ये दुनिया को सुनाने के लिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो आपको ही बहुत बड़ा थैंक यू मेरे तरफ से। शुक्रिया। इनफैक्ट ज़ीरो एक ऐसा जगह है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट ये कहने की तो बात ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के फ्लोरा फाउना, यहाँ के लोग और यहाँ जिस तरह के आप लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जिस तरह से आप लोग रहते हैं, मुझे ज़ीरो बहुत अच्छा लगता है और मुझे बार बार आने का मौका मिले और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक और कन्वर्सेशन हम लोग आने वाले दिन में आपके साथ ज़रूर करेंगे। श्योर, मैं उम्मीद करूँगी कि आप फिर आए, फिर हमारा आवाज़ में और क्या किया है ज़रूर और आगे मेरा ज़िंदगी और कैसे चल रहा है वो फिर से बताने का मौका मिले। आप आइए ज़रूर फिर से। ज़रूर। थैंक यू सो मच अनिया जी। दोस्तों, आप थे अनिया लेगांग जी। आप बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत ही अच्छे इंसान और जैसे कि आवाज़ के साथ भी वो जुड़ी हुई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आप भी जुड़ी हुई हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, गुड लक।